Assalamu alaikum students. Welcome to video lectures of organizational behavior. I am Farhan Sarwar and today we are going to start our new topic, that is attitudes and job satisfaction. In your previous lecture, you learned about perception. Perception क्या होता है कि हम जो अपने सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उसको क्या मीनिंग्स देते हैं, वो परसेप्शन है। फिर हमने परसेप्शन में एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्कस की कि हम किसी के किसी बिहेवियर को इंटरनल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं और किसी बिहेवियर को एक्सटर्नल कॉजेज को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। साथ साथ हमने जो हमारी बायसेस होती हैं परसेप्शन में, जैसे स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, वो बायसेस हमने डिस्कस की। और फिर हमने परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग आपस में जो रिलेशनशिप है, हमने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि एज अ मैनेजर डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर जॉब। लेकिन हम जो डिसीजंस मेक करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे डिसीजंस होते हैं, उसमें परसेप्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम सिस्टमेटिक डिसीजंस की जगह अपने इंट्यूशन को यूज़ करके डिसीजंस मेक करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ हमारी परसेप्शन जिस तरह उस हमें बता रही होती है, वो उस तरीके से हमारा डिसीजन उस तरफ टिल्ट हो जाता है। उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि परसेप्शन में तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो परसीवर के करेक्टरिस्टिक, जो बंदा जैसे मैं परसीव कर रहा हूँ किसी चीज़ को, उसके करेक्टरिस्टिक। फिर इम्पॉर्टेंट होता है उसमें सिचुएशन, कि आप किस सिचुएशन में चीज़, किस सोशल सेटिंग में, किस टाइम पे चीज़ को परसीव कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है द टारगेट। उस टारगेट की करेक्टरिस्टिक, वो टारगेट कितना नॉवेल है, वो टारगेट हमारे से कितना करीब है, उसको हम कितना जानते हैं, उससे कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, वो चीज़ परसेप्शन में इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम परसेप्शन किसी के बारे में काम कर रहे होते हैं, तो एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर आता है उसमें, जिसके अंदर ये होता है कि अगर हम किसी के बिहेवियर को, किसी दूसरे बंदे के बिहेवियर को इंटरनल या पर्सनल फैक्टर्स की वजह से और अपने बिहेवियर को एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एट्रीब्यूट करें, तो इसको कहते हैं सेल्फ सर्फिंग बायस। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारी सक्सेस जो है वो हमारी इंटरनल, हमारी अपनी वजह से है, और हमारी जो फेलियर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। तो हमारी टेंडेंसी कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर लें और इंटरनल फैक्टर्स को ओवर एस्टिमेट कर लें किसी दूसरे के बारे में कोई राय कायम करने के लिए, तो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहलाता है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में हमने देखा कि आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करें, फिर डिसीजन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करें, फिर वेट्स एलोकेट करें, ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करें, उनको वैल्यूएट करें और बेस्ट अल्टरनेटिव डेवलप करें। तो ये हमारे रैशनल अप्रोच। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि हम बाउंडेड रैशनैलिटी को यूज़ करते हैं, कि हम चीज़ों को इतनी डिटेल में नहीं देखते, सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते। अगर आप रिवाइज करें, थोड़ा सा रिकॉल करें, तो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स में भी ये डिसीजन मेकिंग डिस्कस किया गया था, और उसमें ये लॉजिकल स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग डिस्कस किए गए थे। तो बाउंडेड हम तब हो जाते हैं कि जब हम हर क्राइटेरिया को वैल्यूएट नहीं करते, तो वो बाउंडेड रैशनैलिटी कहलाती है। इसी तरीके से परसेप्शन में कायम करने के लिए आपके बहुत सारे जो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर्सन की। उसके एटीट्यूड्स, उसकी पर्सनैलिटीज़, उसकी मूड्स और इमोशंस, ये बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। और फाइनली परसेप्शन में एथिक्स का बहुत अमल दखल होता है। तो आफ्टर वी आर डन विद परसेप्शन, today we are going to start with another important topic that is related to organizational behavior, that is attitudes. So इसमें क्या important होगा जो हम स्टडी करेंगे? After studying this chapter, you should be able to contrast the three components of attitudes. What is the relationship between attitudes and behaviors? Compare and contrast some major job attitudes, क्योंकि हम organizational behavior पढ़ रहे हैं, तो focus will be job attitudes. Define job satisfaction, which is one of the most important job attitude, and how it can be measured.
समराइज द मेन कॉजेज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हम जॉब सेटिस्फैक्शन को एक डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करें तो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आईवीज कौन कौन से होंगे। आइडेंटिफाई 4 एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सेज टू जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या जॉब सेटिस्फैक्शन को अगर हम आईवी कंसिडर करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इस ये किस चीज को अफेक्ट करेगा, इसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम डिस्कस करेंगे एंड 4 रिस्पॉन्सेज डिस्कस करेंगे एंड शो वेदर जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट ग्लोबली। क्या ये ग्लोबल एटीट्यूड है या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यूएसए तक ही महदूद है। सो व्हाट आर एटीट्यूड्स। हम जैसे हम कहते हैं कि हमारा किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में क्या राय है, तो एटीट्यूड्स आर दोज evaluative statements or judgments which can be either positive or negative, favorable or unfavorable about certain objects, people or events. Here I would like to quote an example. देखिए इस टाइम सारी बात हो रही है ऑनलाइन लेक्चर्स पे, ठीक है, या ऑनलाइन एजुकेशन पे। अब इस टाइम मेरे लिए बीइंग अ टीचर ये जानना ज़रूरी है कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स का स्टूडेंट्स का क्या एटीट्यूड है इनके बारे में। हाउ डू द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दैट, do they have a favorable attitude regarding that? Favorable means do they like this particular mode of teaching, or they have unfavorable attitude, they do not like it, or there is something that is in between, that some students think that this is the requirement of the time, or some students think that no, we should postpone our semester and we should wait for the time when we have the classrooms, and it's okay that our time is not that precious, हमारी स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, इससे बेहतर है कि हम क्लास में पढ़ लें। तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के ना डिफरेंट एटीट्यूड्स होंगे अबाउट दिस ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस। तो इस तरीके से जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, बीइंग अ टीचर मेरे लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के क्या एटीट्यूड है। बीइंग अ मैनेजर आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज़ किस तरीके से चीज़ों के बारे में जजमेंट कायम कर रहे हैं। वो चीज़ें क्या हैं, वो जॉब भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो को वर्कर्स हो सकते हैं, वो कोई टास्क हो सकता है। तो वो डिफरेंट किस्म के एटीट्यूड्स हो सकते हैं जिनको मैनेजर समझ के उनको पता चल जाए कि वो एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। एम्प्लॉयज़ या एटीट्यूड्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। Cognitive component is basically the thought, the opinion or beliefs about certain thing. ये एक रीजन है, इसको हम रीजनिंग भी कह सकते हैं, जो आपके दिमाग में किसी चीज के बारे में होती है। अब जैसे हम आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेट करना या किसी की तरफदारी करना या किसी को किसी पे फौकियत देना इररिस्पेक्टिव ऑफ के उसकी वो किस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है या किस कास्ट से उसका ताल्लुक है या किस रिलीजन या किस कल्चर से उसका ताल्लुक है, उसको जॉब में डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपके जहन में ये सोच है दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ रॉन्ग, तो ये आपका एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट आ जाएगा। और यहीं से पैदा होती हैं फीलिंग्स। जब आपका जहन एक ओपिनियन कायम कर लेता है तो फिर आप उसके बारे में कुछ फीलिंग्स कायम कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं द अफेक्टिव कंपोनेंट। दिस इज द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। तो आप क्या कहेंगे, यू नो डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, देन यू से आई डोंट लाइक मिस्टर एक्स बिकॉज ही डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज। मैं मैनेजर एक्स या मिस्टर एक्स को पसंद नहीं करता क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करता है। तो ये आपकी जो पसंदीदगी और नापसंदीदगी, दैट इज योर फीलिंग। सो दिस इज योर अफेक्टिव पार्ट ऑफ द एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, किसी भी चीज के बारे में जो आपकी जजमेंट है। और जाहिर है ये आप जब जजमेंट कायम करते हैं तो आपको पता है कि ये जजमेंट हर बंदे की डिफरेंट होती है। ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप जजमेंट कायम कर सकते हैं, जैसे ये टीवी
पसंद है नहीं पसंद, ये ब्रांड पसंद है नहीं पसंद, पीपल, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पीपल का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इवेंट्स। मेरी वो ईद अच्छी नहीं गुजरी, क्या वजह है उस ईद अच्छी नहीं गुजरने की वजह से? उसके एक कंपोनेंट होगा कॉग्निटिव, जो रीजन होगा आपके जहन में कि आई हैड अ मिसहैप, ठीक है। और अफेक्टिव कंपोनेंट ये होगा आई हेट दैट पर्टिकुलर मिसहैप, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। हालांकि देखिए, ईद तो हमारा कौमी त्यौहार है, सब उसको पसंद करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे का उसके बारे में एक एटीट्यूड नेगेटिव हो गया क्योंकि उसके साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए, ठीक है। इसी तरह हम जो एग्जांपल दे रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन करना जॉब में, किसी को तरफदारी करना या किसी को उसकी कॉम्पिटेंसीज को देखे बगैर, उसके नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को देखे बगैर, उसकी डिफरेंट जो हमने परसेप्शन के चैप्टर में जैसे डिस्कस किया था कि एक सेलेक्टिव परसेप्शन को यूज करके या एक स्टीरियोटाइपिंग को यूज करके या हेलो इफेक्ट को सामने ला के उसके एक कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम एक गलत जजमेंट कर रहे हैं, तो हम उस चीज को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। और आई डोंट लाइक डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, बेसिकली ये आपका होगा उसका बिलीफ। और आई डोंट लाइक मिस्टर एक्स बिकॉज ही डू डिस्क्रिमिनेशन, ये होगा आपका इमोशनल एस्पेक्ट। डू नॉट लाइक, लाइकनेस इज एन इमोशन। और थर्ड इज द बिहेवियरल कंपोनेंट विच इज एक्चुअली द इंटेंशन टू बिहेव। ये जरूरी नहीं कि आप अगर किसी चीज के बारे में पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार करते हैं या एक राय रखते हैं तो आप बिहेव भी उस तरीके से करें। बिहेवियरल कंपोनेंट बेसिकली वो इंटेंशन होती है। जैसे आप कहें आई माइट चूज टू अवॉइड मिस्टर एक्स बिकॉज आई डोंट लाइक हिम, सो यहाँ पे आप उसको, आपकी इंटेंशन होगी उसको अवॉइड करने की। क्यों अवॉइड करना है मिस्टर एक्स को? बिकॉज यू डोंट लाइक, you don't like. Why don't you like? Because he do something that you think is wrong, is wrong, ठीक है। अब ये हमें समझ आई कि एटीट्यूड्स, किसी भी चीज के बारे में जो हम एक राय रखते हैं, जजमेंट होती है हमारी, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, द ओपिनियन और द बिलीफ सेगमेंट ऑफ द एटीट्यूड। फिर उसका होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। और फिर होता है एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड समवन और समथिंग। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल वर्बली यहाँ पे कोट करता हूँ कि आपको पता चला कि आपके सुपरवाइजर ने आपके किसी को वर्कर को प्रमोशन दे दी है जो आप डिजर्व करते थे आपके ख्याल में। सो आपकी जो कॉग्निशन यानी ओपिनियन जो बनेगी, जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा एटीट्यूड का, वो ये होगी कि माय सुपरवाइजर इज अनफेयर। तो अनफेयर इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट। अच्छा, अब आपके अंदर क्या फीलिंग आ सकती है? वो ये कि आई डिसलाइक माय सुपरवाइजर। डिसलाइकनेस इज बेसिकली अ फीलिंग। और आई एम, अगर ये होता है आई एम एंग्री ऑन माय सुपरवाइजर, अगेन दैट इज अ फीलिंग। और अच्छा, उसके साथ फिर क्या होगा कि आपकी एक इंटेंशन पैदा हो जाएगी कि यू मे बी स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर वर्क, या आप अपने सुपरवाइजर की कंप्लेंट करें कहीं पे, या आपकी बिहेवियरल इंटेंशन होगी। ये इंटेंशन का मतलब ये है कि हो सकता है वो बिहेवियर आप परफॉर्म कर रहे हो सकता है वो बिहेवियर ना परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इन एनी केस एक इंटेंशन, एक नीयत आपकी डेवलप हो जाएगी। तो ओवरऑल ये तीनों एटीट्यूड्स मिलके क्या करेंगे? एक ओवरऑल नेगेटिव एटीट्यूड सुपरवाइजर के बारे में पैदा हो जाए। तो हम इन एटीट्यूड्स को नाम भी दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दिस इज डिससेटिस्फैक्शन विद सुपरवाइजर, ठीक है। जो आगे चल के हम देखेंगे कि डिफरेंट एटीट्यूड्स जो जॉब से रिलेटेड होते हैं उनको हम डिफरेंट नाम भी दे देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि एटीट्यूड्स के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, जो बिहेवियरल, अफेक्टिव और कॉग्निटिव, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। यानी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा होता है तो दूसरा पहले को भी अफेक्ट करता है।
जिस तरीके से अगर आपकी डिसलाइकनेस, आप किसी चीज़ को रॉन्ग समझ रहे हैं तो आपकी उसके बारे में एक डिसलाइकनेस होगी, तो विद द टाइम ऐसे भी हो सकता है कि आपकी डिसलाइकनेस इतनी बढ़ जाए कि आप उसको और ज़्यादा रॉन्ग समझना शुरू हो जाए। और या ये हो सकता है कि आपके बिहेवियरल एक्शंस ऐसे हों कि आपकी वो डिसलाइकनेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, आप जब कोई दूसरी जॉब ढूंढने निकले तो आपको कोई जॉब ना मिले, तो फिर आप कहें, फिर आपकी जहन की सोच चेंज हो जाए। ठीक है, आप कहें ओके, मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई नीड टू अर्न समथिंग फॉर माई फैमिली, तो रॉन्ग इज़ ओके, मैं उस रॉन्ग को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर आपकी डिसलाइकनेस जो है वो चेंज हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि अभी आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है अबाउट सुपरवाइज़र, लेकिन वक्त के साथ कोई ऐसा हो, कुछ ऐसा हो कि उसके कुछ ऐसे एक्शंस हो जो आपको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल जाए, जिससे या आपकी कोई लर्निंग हो जाए, तो आप इस नेगेटिव एटीट्यूड की जगह उस पॉजिटिव एटीट्यूड को ले आए। तो ये एटीट्यूड्स कीप ऑन चेंजिंग, दे आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, और इसी वजह से एक मैनेजर का एटीट्यूड्स को ट्रैक करना ज़रूरी होता है, ताकि वो उन एटीट्यूड्स को चेंज करने का कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करें। क्या आपके जो आप बिहेव करते हैं, जो आप एक्शंस करते हैं, क्या वो एटीट्यूड्स का नतीजा होते हैं? रिसर्च से साबित हुआ है कि इट कैन बी बोथ वेज, कि एटीट्यूड्स तो बिहेवियर्स को अफेक्ट करते ही करते हैं, बिहेवियर्स भी अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड। लेकिन इससे पहले कि हम बिहेवियर और एटीट्यूड्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें, हम यहाँ पे सबसे पहले कॉग्निटिव डिसोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। अच्छा, आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो कुछ ऐसे लोग आपने देखे हैं कि जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जैसे कोई आपसे कह रहा हो कि जी इस ब्रांड की चीज़ अच्छी है, हमें ख़रीदनी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि वो उस ब्रांड को यूज़ नहीं करता, या उस ब्रांड की चीज़ वो नहीं खरीद रहा। या जिस तरह हमारे बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो हम कहते हैं कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन खुद वो प्रैक्टिस नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी और इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन एन एटीट्यूड्स और एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, और इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। This term was basically coined by Leon Festinger in 1950s, so long ago, और उसको उसने कैसे डिफाइन किया? इट्स एन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड्स और बिटवीन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। आइए मैं आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने वो एक स्टोरी, बड़ी मशहूर एक एसॉप फेबल है, अंगूर खट्टे हैं, जिसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया ग्रेप्स आर सोर, वो तो सुनी होगी। अब उस स्टोरी में बेसिकली वो कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक फॉक्स अंगूर खाना चाहता है, ही वांट्स टू ईट ग्रेप्स, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स ग्रेप, लेकिन क्या हुआ कि जब उसने जंप की तो वो अंगूरों तक नहीं पहुंच सका, उसका बिहेवियर उसके एटीट्यूड के साथ कंपैटिबल ना हो सका। उसने अपना एक और एटीट्यूड चेंज किया, और उसको एक कॉग्निटिव डिसोनेंस की सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। यानी उसने अपने जहन को मुतमईन किया, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी को रिड्यूस करना चाहता था, क्योंकि इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है। ये जब हम आगे स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे, तो इसका एक बड़ा फैक्टर है इनकम्पैटिबल एटीट्यूड्स। आपको जॉब्स पे समटाइम्स, अब सब लोगों को ऐसे, अभी फ्यूचर में जब आप जॉब्स करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा कि योर बेसिक बिलीव अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग सेज दैट इट इज रॉन्ग, एंड देन even then you may have to perform that behavior, or while performing that behavior you have to keep a smile on your face. So this is a state of cognitive dissonance.
Individuals always seek to reduce this uncomfortable gap or dissonance to reach stability and consistency. लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस गैप को ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो इस गैप को ख़त्म नहीं करते तो वे एक स्ट्रेस की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो हमेशा लोगों की कोशिश होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहें, उनके एटीट्यूड्स और उनके बिहेवियर्स के दरमियान में कंसिस्टेंसी रहे। और अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं होती तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्ट्रेस की सिचुएशन पैदा हो जाती है, और बहुत सारे लोग जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्टेट में रहते हैं वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। अब इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ जॉब से। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक्स में जॉब करते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट को सही नहीं समझते, या कुछ लोग ऐसे हैं जो समझें कि एक और एक्सट्रीम एग्जांपल, जो एक टबैको फैक्ट्री में जॉब करें लेकिन वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है स्मोकिंग का ऑन हेल्थ आउटकम्स वो उसको भी सही समझते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो कोशिश करते रहते हैं कि हम किसी तरह ये कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करें। किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि वो टोबैको के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है अपने जहन में बिठा लें, या वो ये सोचें कि नेगेटिव इम्पैक्ट तो अपनी जगह, लेकिन जो मुझे सैलरी मिल रही है जो, तो मैं तो सिर्फ उसमें जॉब कर रहा हूँ। वो कोई ना कोई ऐसी ओपिनियन कायम करने की कोशिश करेंगे कि जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके। तो वो उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो ठीक है। वो क्यों रैशनलाइज कर रहे हैं? बिकॉज उनका बेसिक एटीट्यूड ये था कि स्मोकिंग इज बैड, बट उनका बिहेवियर ये है कि दे आर डूइंग द जॉब इन अ टोबैको फार्म। ठीक है, तो इस तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो पैदा होती है जब इनकम्पैटिबिलिटी हो एटीट्यूड्स या एटीट्यूड्स और बिहेवियर में। हम एक ही चीज के बारे में एक लाइकनेस और डिसलाइकनेस का एटीट्यूड रखते हैं। पीपल लाइक आइसक्रीम, पॉजिटिव एटीट्यूड। People may not like ice cream the same person because they think that ice cream has too many calories and they may gain weight. तो ये इनकम्पेटिबिलिटी है। तो इनकम्पेटिबिलिटी में अगर आप कभी आइसक्रीम खा रहे हो तो आप एक कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्टेट में चले जाएंगे। तो फिर आप अपने आप को एक ओपिनियन, एक रैशनलाइज करेंगे कि कभी कभी आइसक्रीम खाने में कोई हर्ज नहीं। ठीक, हाउ कैन यू अचीव दैट कंसिस्टेंसी? यू कैन अचीव बाय आइदर चेंजिंग द एटीट्यूड चेंज कर ले। सोचे नहीं कि आइसक्रीम जो है वो उससे वेट गेन होगा, या आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर लें, आइसक्रीम ना खाएं, या अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो साथ एक्सरसाइज कर लें, और थ्रू रैशनलाइजेशन जस्ट लाइक यू थॉट कि ओके कभी कभी आइसक्रीम खाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम अपने डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं वो एफर्ट उस पर्टिकुलर एलिमेंट की तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसकी इम्पोर्टेंस, कि वो कितनी इम्पोर्टेंस है, कि आइसक्रीम की आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, या आइसक्रीम की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या आपकी हेल्थ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। समझें कि आइसक्रीम की वजह से आपका फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है, तो क्या उस गला ख़राब होने की इम्पोर्टेंस है या आइसक्रीम की इम्पोर्टेंस है? और मैंने ये देखा है कि हमारे कल्चर में बहुत सारे लोगों के लिए टेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हो सकता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सेकेंड इज आवर डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस। हम उस चीज को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आइसक्रीम खाना या ना खाना हमारे हाथ में है, लेकिन हो सकता है कि हम किसी ऐसी दावत पे चले जाएं जहाँ पे ये सोशल रिक्वायरमेंट है कि आपने वो आइसक्रीम जो आपको पेश की गई है वो खानी ही खानी है। तो इस सूरत में आपका उस एलिमेंट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और इंटरेस्टिंगली उस सिचुएशन में आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस भी लो होगी। आपके बॉस आपको कोई काम करने को कहते हैं जो आपके एटीट्यूड से, इसी तरह आइसक्रीम की एग्जांपल है, आपके बॉस आपको कहते हैं कि ईट आइसक्रीम, तो अब तब आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है भी सही तो आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस इतनी हाई नहीं होगी, बिकॉज यू विल रैशनलाइज कि दिस इज द बॉस डायरेक्टिव, ये बॉस का डायरेक्शन थी तो मैंने इस वजह से ये किया।
लेकिन अगर आप वॉलेंटरी आइसक्रीम खाने की सिचुएशन है तो फिर वो कॉग्निटिव डेजोनेंस हाई होगा। इसी तरह द लास्ट इज द रिवॉर्ड। आप उस कॉग्निटिव डेजोनेंस को कितना कितना रिवॉर्डिंग अज्यूम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको लगे कि कोई कॉग्निटिव डेजोनेंस की सिचुएशन है, कोई गलत काम, चलो एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई एक नेगेटिव कोई करप्शन करनी है एंड देयर इज अ फीलिंग कि करप्शन में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। और क्यों बहुत सारे लोग इतने जल्दी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स। क्या हमें नहीं पता कि रिश्वत लेना गलत है? हमारे अंदर हमारी बेसिक वैल्यूज में चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन होता ये है कि वो वाले जो वैल्यूज हैं वो विद द टाइम उनको रिइंफोर्समेंट नहीं मिलती। हमें बार बार नहीं, हम अपने आप को ये बताते कि ये चीज़ गलत करना जो है वो मतलब गलत है ये चीज़ करना, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो हमारे लिए हमारे उस कॉग्निटिव डेजोनेंस को रिड्यूस कर देता है। और उससे बढ़कर ये कि जब हम दूसरों को कोई काम करते देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रैशनलाइज कर लेते हैं कि यार वो भी तो कर रहे हैं, तो उसलिए भी हमारा जो कॉग्निटिव रेजोनेंस का जो जिसे कहते हैं इंटेंसिटी, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आपको जॉब में कुछ ऐसा काम करने को कहा जाता है जो आपके वैल्यू से नहीं मीट कर रहे, क्या वो काम करेंगे? नाउ द क्वेश्चन मार्क हियर, व्हाई इज कॉग्निटिव रेजोनेंस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑर्गेनाइजेशन? क्या आप वो काम करेंगे? इट विल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर तो ये कि आप, क्या वो जॉब आपके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं? क्या आप उस जॉब में उस काम को मना करने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्या आप उनको फेस कर सकते हैं? क्या वो वैल्यू आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? क्या उस वैल्यू के ऊपर आपकी कोई डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है? इन तमाम चीज़ों के बाद आप फैसला करेंगे और फिर एक दफ़ा जब आप वो एक्शन परफॉर्म कर लेंगे तो फिर हो सकता है कि बार बार वो बिहेवियर करने से आपका कॉग्निटिव डेजोनेंस खुद ही कम हो जाए। तो यहाँ पे हम दोबारा उसी बात की तरफ आते हैं कि क्या एटीट्यूड्स बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं? जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसमें ये बहुत मिला जुला इसका रिजल्ट्स है। कई दफ़ा रिसर्च ऐसी भी है जिसने देखा कि कुछ एटीट्यूड्स बिहेवियर को नहीं अफेक्ट करते, और कई दफ़ा ऐसी भी आती है जिसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आती है, और कॉजल रिलेशनशिप, मतलब एटीट्यूड्स कॉज बिहेवियर। फिर रिसर्चर्स ने पता लगाया कि देयर आर फ्यू मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो इस बात को डिटरमिन करते हैं कि एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटीट्यूड। आपके माइंड में उस एटीट्यूड जो आपने बिल्डअप किया हुआ है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं नमाज की। हम सब जानते हैं कि नमाज पढ़नी एक फ़र्ज है, पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या सब पढ़ते हैं? क्या ये एटीट्यूड जो है ये बिहेवियर को प्रेरित करता है? तो वो लोग जिनकी फंडामेंटल वैल्यूज, जिनके बेसिक बिलीव्स, या जिनका जो एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो उस एटीट्यूड को बहुत इम्पोर्टेंट, उनको उनके जहन को लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो नमाज पढ़ें। तो आपके सेल्फ इंटरेस्ट, आपके फंडामेंटल वैल्यूज, या आप किसी ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरीके से भी आपको वह एटीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा विद द बिहेवियर। सो इम्पॉर्टेंट इज द एटीट्यूड, मोर इट विल प्रिडिक्ट द बिहेवियर। सेकंड, कॉरेस्पॉन्डेंस टू बिहेवियर। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि कितना स्पेसिफिक बिहेवियर है। जितना बिहेवियर स्पेसिफिक होगा
जितना ही एटीट्यूड स्पेसिफिक होगा उतना ही वो उस किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ ज्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहेंगे, बड़ा स्पेसिफिक एटीट्यूड है, योर इंटेंशन टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेक्स्ट 6 months, यानी जनरली नहीं पूछा इंटेंशन टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन, पूछा ये कि योर इंटेंशन टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेक्स्ट 6 months, तो फिर आपका जो बिहेवियर रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा स्पेसिफिक होगा। यानी कि हाँ जी 6 months के लिए तो आई विल बी स्टेइंग विद ऑर्गेनाइजेशन, और या 6 months के अंदर अंदर मैं छोड़ के चले जाऊंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे डू यू इंटेंड टू स्टे विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक जनरल सी बात करेंगे, तो फिर समवन से मे बी ऑल ऑफ यू वुड से नो आई डोंट। अब कितने अरसे में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5, तो तब बिहेवियर का हमें इतना अच्छे तरीके से पता नहीं चलेगा। फिर हमारे लिए जो तीसरा मॉडरेटर है कि क्या एटीट्यूड बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। जो भी एटीट्यूड्स हम आसानी से याद रख सकते हैं, हमारी मेमोरी में ज्यादा स्टोर हो जाते हैं और जल्दी रिकॉल हो जाते हैं, उनका बिहेवियर को अफेक्ट करने का ज्यादा चांस होता है। और कौन से एटीट्यूड्स हैं जो हम ज्यादा जल्दी याद रख सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली जिनसे हमें सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से यूर फ्रीक्वेंट मीटिंग विद योर सुपरवाइजर और योर मैनेजर, उसके बारे में आपको क्या एटीट्यूड है, वो आपके लिए ज्यादा एक्सेसिबल है, तो वो आपका उसकी तरफ क्या बिहेवियर होगा, क्या आप उसको अवॉइड करना चाहेंगे या आप उसके साथ प्लेजेंटली पेश आएंगे, व्हाटसोएवर इज योर बिहेवियर, वो ज्यादा उसको प्रिडिक्ट करेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल आई थिंक, क्योंकि हमारे माशरे में ये बड़ा होता है, इज एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल प्रेशर्स। एटीट्यूड्स और बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिपेंसीज है, इनकम्पैटिबिलिटीज तब ज्यादा होने के चांसेस हैं जब सोशल प्रेशर ज्यादा होगा। इसकी एग्जांपल मेरे ज़हन में जो आती है वो है जहेज। हमारी बहुत सारी यूथ जो है वो जहेज को बुरा समझती है, वो चाहती है कि शादियां जो है वो एक बड़े सिंपल तरीके से हो, एक बड़े प्रैक्टिकल वे में हो। आई होप कि हमारी यूथ ऐसी हो, लेकिन जिन लोगों से मैंने पूछा या डिस्कस किया, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था द सोशल प्रेशर। उन्हें क्यों एक एलेबरेटेड शादी के फंक्शन करने पड़ते हैं या क्यों जहेज देना पड़ता है, बिकॉज of sometimes most of them they say is because of the relatives, even their close ones, कि वो इस चीज में प्रेशर कर रहे हैं। तो आपका अगर आप चाहते नहीं जहेज लेना लेकिन जहेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि there is a social pressure on you if you have a negative attitude towards them। और अगर कोई ऐसे सोशल प्रेशर के बावजूद उसका मुकाबला कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी उस एटीट्यूड के बारे में इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। I think it's good to keep an importance for these positive and ethical attitudes. And last is the direct experience. Sometimes ऐसे होता है कि आप किसी ऐसे एटीट्यूड का जिक्र करते हैं जिसके बारे में आपका कोई अंदाजा नहीं है। इस टाइम मैं आप लोगों से पूछूं कि टेल मी अबाउट योर जॉब सेटिस्फैक्शन, कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। Now you don't have an experience of the job right now, or maybe if you have, तो that's another thing, लेकिन मेरा assumption ये है कि आप लोगों का जॉब एक्सपीरियंस इस टाइम इतना नहीं है, तो you do not understand that what is job satisfaction। तो उस एटीट्यूड का आपके बिहेवियर के साथ इस टाइम कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। हाँ, जिनका आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जिन चीज़ों के बारे में आप डायरेक्टली कोई जजमेंट कायम कर रहे हैं, वो आपके बिहेवियर के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड हो। अगर हम इस टॉपिक को समराइज करें कि क्या बिहेवियर प्रिडिक्ट होते हैं एटीट्यूड से या क्या एटीट्यूड बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसकी समरी में हमें ये पता चला कि जो इम्पोर्टेंट एटीट्यूड्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिहेवियर के साथ। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा एटीट्यूड और बिहेवियर, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका रिलेशनशिप होगा। Specific attitudes predict specific behaviors. General attitudes predict general behavior. The more frequently expressed an attitude, the better predictor it is.
आप जितना एक एटीट्यूड को ज़्यादा अपनी मेमोरी में एक्सेसिबल करेंगे, जितना ज़्यादा डेली लाइफ में उसको यूज़ करेंगे, उतना ही बेहतर। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आपने कोई बिहेवियर अपना चेंज करना है तो आप उसके बारे में अपने जहन में ज़्यादा एक पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बनाएं, यानी अपने जहन में एक जजमेंट को ज़्यादा फोकस दें, उसको ज़्यादा फोकस करें। यू वांट टू स्टॉप ईटिंग आइसक्रीम, यू नीड टू फोकस ऑन योर गुड हेल्थ। यू नॉट नीड टू स्टॉप स्मोकिंग। तो आप स्मोकिंग के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड पैदा करें और अपनी हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करें, और उसी तरीके से आपका प्रिडिक्शन ऑफ योर बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हाई सोशल प्रेशर्स रिड्यूसेस द रिलेशनशिप एंड मे कॉज डेसोनेंस। ये मैंने इसमें जहेज की एग्जांपल कोट की थी। एंड एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस आर स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर। यू नो अबाउट समथिंग, जिस चीज को आप जानते हैं, यू मे हैव एन एटीट्यूड अबाउट योर टीचर्स। हाँ, आपसे ये पूछा जाएगा योर एटीट्यूड अबाउट योर टीचर, टीचिंग, एलएमएस, ऑनलाइन टीचिंग, अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्स, उससे रिलेटेड मैं आपका बिहेवियर जज करने की कोशिश करूँ। सम ऑफ यू पीपल आर मे बी फॉलोइंग दीज लेक्चर्स वेरी रिलीजियसली, सम ऑफ यू आर वेरी कैजुअल। कुछ को लगता है कि हाँ नहीं, ये तरीका ही ठीक नहीं है, अपने जहन में उन्होंने बात बिठा ली है, एक एटीट्यूड कायम कर लिया है और वो उससे हटने वाले नहीं है। और कुछ को लगता है कि हाँ दिस इज़ फॉर आवर फ्यूचर, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द सिनेरियो वी हैव। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो। So here we end the part one of our this topic, that is attitudes. From next part we will continue with the some specific job attitudes like job satisfaction, organizational commitment, and so on so forth. Thank you.